वेलकम बैक इन अनदर लेक्चर ऑफ पॉलिटी। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप अरोड़ा आईएएस की टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर टू परचेज टेस्ट सीरीज फॉर करंट अफेयर्स एंड फॉर फ्री क्वालिटी कंटेंट। आप अरोड़ा आईएएस की वेबसाइट www.arodaias.com पे विजिट करें एंड फॉर पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम आप इन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप इन बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो यू कैन चेक इट ऑन अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट। इससे पहले के लेक्चर में हमने डीपीएसपीज तक कवर किया था। जिन्होंने वो पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसे कंप्लीट करें, उसके बाद में ही इसको देखें, अदरवाइज आपको ये समझ में नहीं आएगा। हमारा नेक्स्ट सेलिंग फीचर है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज को पार्ट 4 में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था आर्टिकल 51A के अंदर। और कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के थ्रू ऐड किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वरण सिंह कमेटी। स्वरण सिंह कमेटी के रिकमेंड करने के बाद ही इनको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में सिर्फ 10 जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी उनको ऐड किया गया था एंड 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया। और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये एज अ रिमाइंडर्स काम करती हैं सिटीजन्स के लिए। ये उनको बताती हैं कि बेशक आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं बट आपको आपकी ड्यूटी जो कंट्री के प्रति है, सोसाइटी के प्रति है और जो अपने फेलो सिटीजन्स के प्रति है उसके लिए कॉन्शियस रहना पड़ेगा। एंड दीज फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर। नॉन जस्टिशिएबल यानी कि अगर अपनी कोई फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं कर रहा तो आप उसको सुप्रीम कोर्ट में नहीं लेके जा सकते। नेक्स्ट है अ सेकुलर स्टेट। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सेकुलर स्टेट का कॉन्सेप्ट अपनाया गया था और इस कॉन्सेप्ट को पॉजिटिव वे में अपनाया गया था। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कोई भी ऑफिशियल रिलीजन की बात नहीं की गई, जबकि पाकिस्तान में उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी ये बात दे रखी है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारी कंट्री है, वो मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करेगी। बट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा था। सेकुलर वर्ड को कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ऐड किया गया था। प्रियम्बल में लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की बात की गई है, यानी कि आप जिस भी धर्म को चाहे उसमें बिलीफ रख सकते हैं, उसकी वर्शिप कर सकते हैं। एंड आर्टिकल 14 में ये कहा गया है कि स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि स्टेट किसी भी पर्सन को इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन लॉ के लिए डिनाई नहीं कर सकती। इसको ब्रीफ में हम फंडामेंटल राइट्स में देखेंगे। नेक्स्ट है आर्टिकल 15, जिसमें ये बोला गया कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, यानी कि स्टेट रिलीजन के बेस पे किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है। एंड नेक्स्ट है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिलीजन के बेस पे किसी भी सिटीजन के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट्स की गई है, यानी कि अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में ऐसा कुछ हो रहा है तो वो इस आर्टिकल के अंदर नहीं आएगा। नेक्स्ट है ऑल पर्सन्स आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन, यानी कि कोई भी पर्सन अपने धर्म को प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोपेगेट कर सकता है, उस चीज़ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जाएंगी। आर्टिकल 26 में बोला गया एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी ऑफ इट्स सेक्शन शैल हैव द राइट टू मैनेज इट्स रिलीजियस अफेयर्स, यानी कि कोई भी जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है वो अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल 27 में ये बोला गया कि कोई भी पर्सन जो है वो धर्म के नाम पे किसी से टैक्स नहीं ले सकता, अपने धर्म को प्रमोट करने के लिए वो किसी से टैक्स नहीं मांग सकता। आर्टिकल 28 में ये बोला गया नो रिलीजियस
instructions shall be provided in any educational institution maintained by the state। यानी कि जिस भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को स्टेट जो है वो मेंटेन कर रही है, वहाँ पे कोई भी रिलीजियस जो एजुकेशन है वो नहीं दी जाएगी। एंड आर्टिकल 29 इज any section of the citizen shall have the right to conserve its distinction language, script और culture। यानी कि जो सिटीजन्स हैं वो अपनी लैंग्वेज, अपनी स्क्रिप्ट, अपने कल्चर को कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 में बोला गया ऑल माइनॉरिटीज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। यानी कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने रिलीजन को एस्टैब्लिश कर सकती हैं, उनके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकती हैं। नेक्स्ट है द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर ऑल इट्स सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। यानी कि जो स्टेट है वो सारे सिटीजन्स के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड सिक्योर करेगी। वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है सेकुलरिज्म का, जिसमें धर्म में और स्टेट में कंप्लीट सेपरेशन है। यानी कि धर्म जो मर्जी करे, स्टेट उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जो है वो सेकुलरिज्म का पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। यानी कि जो इंडिया में हर धर्म की इक्वल रिस्पेक्ट की जाती है, उनको इक्वल प्रोटेक्ट किया जाता है। लेकिन अगर किसी धर्म में कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो किसी नॉर्मल पीपल को अफेक्ट कर रही है, तो डेफिनेटली उसमें स्टेट जो इंटरफेयर करेगी। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो ओल्ड सिस्टम चला आ रहा था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का, जिसके थ्रू ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन लेजिस्लेचर में सीट्स रिजर्व की जाती थी, उसको भी अबॉलिश कर दिया। नेक्स्ट है हमारा सेलिएंट फीचर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988 के थ्रू जो वोटिंग की एज थी उसको रिड्यूस करके 21 से 18 कर दिया गया। यानी कि कोई भी सिटीजन जिसकी एज 18 या उससे ज़्यादा है उसको वोट का अधिकार मिल चुका था और वो अपना वोट डाल सकता था विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स, लिटरेसी एंड वेल्थ। जो अडल्ट फ्रेंचाइजी का कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था वो एक बोल्ड कॉन्सेप्ट था और हाईली रिमार्केबल कॉन्सेप्ट था, क्योंकि हमारे इंडिया का जो साइज था वो बहुत ह्यूज था। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गरीबी थी, सोशल इनइक्वालिटी एंड अनपढ़ता बहुत ज़्यादा थी। नेक्स्ट है सिंगल सिटीजनशिप। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर एंड स्टेट दोनों के लिए सिर्फ एक ही सिटीजनशिप दी गई है, लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में सेंटर के लिए अलग सिटीजनशिप है एंड स्टेट के लिए अलग सिटीजनशिप है। बट इंडिया में हर सिटीजन चाहे वो कहीं का भी बॉर्न हो और किसी भी स्टेट में रह रहा हो, सेम पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स एंजॉय करता है एंड उसके साथ किसी भी बेस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं किया जाता। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट बॉडीज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल ऑर्गन्स के अलावा कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज भी हैं, जिनमें से फर्स्ट है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन क्या करता है? इलेक्शन कमीशन जो पार्लियामेंट की वो इलेक्शंस होती हैं, स्टेट लेजिस्लेचर की इलेक्शंस होती हैं, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की इलेक्शन होती हैं एंड ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है। उनमें ये इंश्योर करता है किसी भी तरह का कोई भी घपला ना हो, वो इलेक्शंस फ्री एंड फेयर मेथड से हो जाएं। नेक्स्ट है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि कैग। कैग का क्या काम है कि वो ऑडिट करता है द अकाउंट ऑफ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो खर्चा किया वो खर्चा सही था या नहीं, उसको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया चेक करता है। इसी के कारण इसको गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का क्या काम है? वो सेंटर में होने वाली जितनी भी हायर सेंट्रल सिविल सर्विसेज हैं या फिर ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज हैं, उनको कंडक्ट कौन करवाता है? हमारा यूपीएससी, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और अगर यही काम स्टेट्स में करना हो तो वो कौन करवाता है? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। यानी कि स्टेट्स में जितनी भी स्टेट सर्विसेज के एग्जाम्स को कंडक्ट करवाना हो या फिर गवर्नर को किसी मैटर में एडवाइस देनी हो,
तो वो काम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन करता है। नेक्स्ट है हमारा इमरजेंसी प्रोविजंस। कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह की इमरजेंसी प्रोविजंस को ऐड किया गया है। फर्स्ट है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी अगर मान लीजिए कोई वॉर हो गई या फिर कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो गई या फिर आर्म्ड रिबिलियन यानी कि इंटरनली कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, तो उस टाइम पे नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी। नेक्स्ट है स्टेट इमरजेंसी यानी कि प्रेसिडेंट रूल। अगर जो स्टेट है वो सेंटर की डायरेक्शंस पे काम नहीं कर रही, तो उस टाइम पे स्टेट इमरजेंसी यानी कि प्रेसिडेंट रूल को लगाया जाएगा। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी मान लीजिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कोई थ्रेट हो रहा है, तो उस टाइम पे फाइनेंशियल इमरजेंसी जो लगाई जाएगी। नेशनल इमरजेंसी हमारी आती है आर्टिकल 352 के अंदर, स्टेट इमरजेंसी आती है आर्टिकल 365 के अंदर एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है आर्टिकल 360 के अंदर। इमरजेंसी प्रोविजन को हम डिटेल में इमरजेंसी प्रोविजन के चैप्टर में देखेंगे। नेक्स्ट है 3 टायर गवर्नमेंट। ओरिजिनली जिस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ जो सेंटर एंड स्टेट के लिए पावर्स हैं सिर्फ उन्हीं को ऐड किया गया था। लेकिन 1992 में 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट को ऐड किया गया, दैट इज लोकल गवर्नमेंट, जो कि वर्ल्ड के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं किया गया है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू पंचायत को ऐड किया गया पार्ट 9 एंड शेड्यूल 11 में। 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में म्यूनिसिपैलिटीज के प्रोविजन को ऐड किया गया पार्ट 9A एंड शेड्यूल 12 में। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड की, और इसके थ्रू 3 टाइप की चेंजेस हुई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फर्स्ट थी कि जो इट मेड द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी अ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का राइट है उसको फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया आर्टिकल 19 के अंदर। एंड आर्टिकल 43B के अंदर एक न्यू डीपीएसपीज को ऐड किया गया टू प्रमोट द कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट, it added a new part 9th B in the constitution which is entitled as the cooperative society, यानी कि एक नया पार्ट ऐड किया गया दैट इज पार्ट 9 जिसको कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम दिया गया। और कोऑपरेटिव सोसाइटी आर्टिकल 243ZH टू 243ZT के अंदर आती है। नेक्स्ट है क्रिटिसिज्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद जब उसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पेश किया गया, वहाँ पे रीड किया गया, तो बहुत सारे इसके क्रिटिसिज्म जो है वो सामने आए। फर्स्ट था अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बहुत सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया। जितने भी क्रिटिसिज्म करने वाले थे उन्होंने कहा कि ये तो बैग ऑफ बोरोइंग है, इट इज़ अ हॉच पॉच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये तो डायरेक्ट पैच वर्क है, यानी कि आपने उस कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया और यहाँ पे उसको पैच कर दिया, यहाँ पे अटैच कर दिया। वाइल आंसरिंग द अबव क्रिटिसिज्म, जब BR अम्बेडकर जी इस क्रिटिसिज्म का आंसर कर रहे थे तब उन्होंने ये बात कही कि जितने भी देशों के कॉन्स्टिट्यूशन हैं वो सारे अब तक बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि जो सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था वो कम से कम 100 साल पहले लिखा गया था, और जितनी भी कंट्रीज ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया उसी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करके बनाया है। तो अब उसके बाद और कौन सी ऐसी न्यू चीज़ बचती है जो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करेंगे जिससे वो यूनिक दिखेगा। नेक्स्ट है अ कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट। जो क्रिटिसिज्म कर रहे थे उन्होंने क्या कहा कि ये तो डायरेक्टली कार्बन कॉपी है 1935 एक्ट की, यानी कि आपने सिर्फ उसी को अमेंड करके इसका कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। एन श्रीनिवासन ने कहा कि आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वो उसकी लैंग्वेज और उसके सब्सटेंस बिल्कुल क्लोज कॉपी है एक्ट ऑफ 1935 की। सर एडवर्ड जेनिंग ने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन आपने बनाया है वो आपने डायरेक्टली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उसी से ड्राइव किया है। PR देशमुख जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के,
उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन इज एसेंशियली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 with only the adult franchise added. They also said कि जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वो डायरेक्टली आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को ही उठाया है, बट उसमें सिर्फ एक फ्रेंचाइज का जो कॉन्सेप्ट है उसको ऐड कर दिया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस बात का आंसर देते हुए कहा कि हमें इस बात की कोई भी अपोलोजाइज नहीं है, कोई भी शर्मिंदगी नहीं है कि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से काफ़ी सारा जो पार्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है। बट उन्होंने कहा कि क्या किसी के पास पेटेंट है? अगर कोई चीज़ बन गई तो उसको हम दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है अन इंडियन और एंटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दे सेड कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो अन इंडियन है, वो इंडियंस के लिए नहीं है, वो इंडियंस के एंटी है। यानी कि आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वो एक फॉरेन नेचर का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इंडिया में वर्क नहीं करेगा। के हनुमंथैया करके एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे। उन्होंने कहा कि हमें तो वीणा और सितार का म्यूजिक चाहिए था, बट आपने जो है वो इंग्लिश बैंड का म्यूजिक ला के रख दिया हमारे लिए। यानी कि वो चाहते थे कि जो ब्रिटिशर्स के आने से पहले जैसा सिस्टम था हमारे इंडिया में, कॉन्स्टिट्यूशन को वैसे बनाया जाए, बट आपने तो उसको ब्रिटिशर्स के जैसा बना के रख दिया। नेक्स्ट है द आइडियल ऑन विच दिस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड हैज नो मैनिफेस्ट रिलेशन टू द फंडामेंटल स्पिरिट ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया की सिचुएशन के अकॉर्डिंग सुटेबल नहीं है, और जब हम इसको ऑपरेट करेंगे और ये बहुत जल्दी ही ब्रेक डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है एन अन गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कहा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, आपने जिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है वो एक अन गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन है। यानी कि इसमें आपने गांधी जी की फिलॉसफी और आइडियाज़ को नहीं यूज़ किया है। आपने एग्जैक्टली वैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है जैसा महात्मा गांधी जी नहीं चाहते थे। नेक्स्ट उन्होंने जो क्रिटिसिज्म किया वो था एलिफेंट साइज। यानी कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का जो साइज है वो बहुत ज़्यादा बल्कि है, और बहुत ज़्यादा आपने इसको डिटेल में दे रखा है, और बहुत ज़्यादा अननेसेसरी जो एलिमेंट्स हैं उनको आपने इसमें ऐड कर रखा है। सर एवर जेनिंग observed that the provisions borrowed were not always well selected. उन्होंने कहा कि जो प्रोविजंस बोरो की जाती हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हर बार वेल सिलेक्टेड हो। ही ऑल्सो सेड कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है एंड कॉम्प्लिकेटेड है। एच.वी. कामत जो कि मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, ही ऑल्सो सेड कि जो एम्ब्लेम एंड क्रेस्ट पे हमने एलिफेंट का जो साइन है उसको सिलेक्ट किया है, इट ऑल्सो शोज कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बल्कि है। ही ऑल्सो सेड कि मैं इस बात की श्योरिटी देता हूँ कि जो हाउस के मेंबर्स हैं वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए नहीं एग्री होंगे, बट बाद में सारे मेंबर्स उस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मान गए थे। नेक्स्ट आता है पैराडाइज ऑफ द लॉयर्स। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसमें जो मोस्टली मेंबर्स थे वो लॉयर्स थे, और लॉयर्स के कारण जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसकी जो लैंग्वेज है वो काफ़ी हद तक लीगल थी, और जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नज़र आता था। तो एच के माहेश्वरी ने कहा, जो कि मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, कि जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया है वो मोर लिटिगस है, यानी कि मोर इंक्लाइन टू गो टू द कोर्ट। यानी कि अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा तो आपको उस चीज़ के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको क्या करना है, जो टेबल दे रखा है लक्ष्मीकांत की बुक में, टेबल 3.3 एंड टेबल 3.4, इसको अच्छे से याद करना है, बिकॉज इन दो टेबल से काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। फर्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन प्रोविजंस रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ। यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ का जो प्रोविजन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस शेड्यूल में दे रखा है। तो इस चीज़ को अच्छे से याद करने के लिए आपको जो टेबल है 3.3 इसको अच्छे से याद करना पड़ेगा। यानी कि ये जो प्रोविजन है वो 10th शेड्यूल में दे रखा है, एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985।
यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के थ्रू ऐड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ न्यू स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन इज टू बी क्रिएटेड, यानी कि अगर हमें इंडिया में कोई न्यू स्टेट क्रिएट करनी है तो इनमें से कौन से शेड्यूल में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी? तो हमारे जो फर्स्ट में या फिर सेकंड में या थर्ड में या फिर फिफ्थ में, तो फिर हमारा जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें जो है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की बात की गई है। यानी कि अगर हमें कोई न्यू स्टेट ऐड करनी है तो हमें फर्स्ट जो शेड्यूल है उसको अमेंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैच द लिस्ट दे रखी हैं। फर्स्ट है लिस्ट 1 जिसमें आइटम्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे रखी हैं। सेकंड लिस्ट में दे रखा है कि हमने इनको किस किस कंट्री से अडॉप्ट किया है। फर्स्ट जो दे रखी है आइटम, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सेकंड इज फंडामेंटल राइट। थर्ड, कॉन्ग्रुएंट लिस्ट इन यूनियन स्टेट रिलेशन। फोर्थ, इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट विथ ग्रेट पावर टू द यूनियन। कंट्रीज में कौन सी कंट्री दे रखी है? फर्स्ट है ऑस्ट्रेलिया, सेकंड कनाडा, थर्ड आयरलैंड, फोर्थ यूके, फिफ्थ यूएसए। इस क्वेश्चन में मान लीजिए कि आपको जो सी एंड डी ऑप्शन दे रखी है कॉन्ग्रुएंट लिस्ट के बारे में और इंडिया एज ए यूनियन स्टेट के बारे में, इन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं पता, बट आपको ये पता है कि जो डीपीएसपीज हैं उसको आयरलैंड से लिया गया था एंड जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको यूएसए से लिया गया था। तो यहाँ से आपकी जो डायरेक्ट ए ऑप्शन है, बी एंड सी, ये तीनों एलिमिनेट हो जाती हैं और यहाँ से जो आपका आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन डी। तो यहाँ पे आज हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। होप आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।